हेलो बच्चों, आज हम सम्राट अशोक लेते हैं। अशोक के बारे में अशोक तो बहुत फेमस माना गया है, उसको महान कहा गया है और उसका टाइम पीरियड 269 से 232 ईसा पूर्व रहा है। अशोक भारतीय इतिहास में ही नहीं वरन विश्व के इतिहास में एक असाधारण एवं महान सम्राट के रूप में माना जाता है। विश्व विख्यात इतिहासकार H.G. वेल्स ने उसे सम्राटों में महानतम सम्राट कहा है। वही विद्वान आगे लिखता है कि प्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र ऐसे राजा को जन्म नहीं दे सकता। अशोक की समता आज तक भी विश्व इतिहासों में किसी अन्य से नहीं की जा सकती। वह मौर्य वंश का तीसरा सम्राट था। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु पर वह 269 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ था। गद्दी पर बैठने से पूर्व वह उज्जैनी तथा तक्षशिला का गवर्नर रह चुका था। अपने उच्च राजनीतिक आदर्शों और सिद्धांतों, धर्म विजय, नैतिकता, उदारता, दयालुता, सहिष्णुता, प्रजाहित, चिंतन, कला एवं संस्कृति की सेवा जैसे कार्यों से भारतीय इतिहास की वह निश्चय ही अतुलनीय विभूति था। उसके शासनकाल के इतिहास के अध्ययन में देश विदेशों में अनेक विद्वानों ने रुचि दिखाई है। सम्राट अशोक के संदर्भ में H.G. वेल्स जैसे विद्वानों ने जो धारणा व्यक्त की है वे श्लाघनीय है। अधिकांशतः पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन गौरव को प्रदर्शित करने में निष्पक्षता नहीं दर्शाई है, परंतु H.G. वेल्स उनमें नहीं गिने जा सकते। अशोक ने अपनी यश चंद्रिका से निसंदेह समस्त विश्व को आलोकित किया। विश्व में उसकी महानता उसके विशाल साम्राज्य के कारण ही नहीं वरन उसके धर्म विजय के कारण भी है। उसने विश्व के सम्राटों के समक्ष एक अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत कर उनको अपना लोहा स्वीकार करने को विवश कर दिया है। इसी कारण विश्व के विद्वानों ने इस महान सम्राट के कार्यकलापों व उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करने में इतनी दिलचस्पी दिखाई है। उनकी इस अभिरुचि का परिणाम यह हुआ कि सम्राट अशोक के जीवन काल की घटनाओं को प्रस्तुत करने वाले आज अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनसे ना सुगम हो गया है। उसका राज्याभिषेक विलंब से हुआ। इससे स्पष्ट है कि राज्य प्राप्ति के लिए गृह युद्ध हुआ होगा। श्रीलंका की बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार वह अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। श्रीलंका के पाली साहित्य में उल्लेखित है कि बिंदुसार के 16 रानियां तथा 100 पुत्र थे। अब हम बात करते हैं बच्चों अशोककालीन इतिहास जानने का साधन। कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हम अशोक के टाइम पीरियड को जान सकते हैं, अशोक के बारे में जान सकते हैं। सौभाग्यवश ऐसे साक्ष्यों की संख्या पर्याप्त है, अतः इन साक्ष्यों को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक साक्ष्य साहित्यिक साधनों को हम धार्मिक व लौकिक दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है सिंहली ग्रंथ दीपवंश और महावंश। ये दोनों ग्रंथ बौद्ध के हैं, पाली भाषा में रचित हैं। हालांकि इन दोनों ग्रंथों की रचना 4वीं या 5वीं ईसा पूर्व सदी मानी जाती है, तथापि इन दोनों ग्रंथों ने अशोक के धर्म व राज्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। बौद्ध धर्म के ही अन्य ग्रंथ दिव्यावतान व अशोकवदान माला है। इनमें से अशोक से संबंधित अनेक विवरण मिलते हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प एवं पुराणों से भी अशोक की जानकारी मिलती है। सुप्रसिद्ध बौद्ध टीकाकार बुद्धघोष की दो रचनाएं समंत पासादिका और सुमंगल विलासिनी में भी अशोक के जीवन से संबंधित अनेक रचनाएं सुरक्षित हैं। अशोकवदान माला महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसके प्रथम भाग में अशोक संबंधी पर्याप्त सामग्री है और इसके दूसरे भाग में उपगुप्त द्वारा अशोक को दिए गए बौद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश हैं। लौकिक साहित्य में विशेष रूप से हम कलहन की राजतरंगिनी ले सकते हैं। इसमें भी मौर्य सम्राट अशोक का विवरण उपलब्ध है। विदेशी लेखकों व यात्रियों में फायान और हिंसांग के नामों का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी यात्रा विवरणों में अशोककालीन घटनाओं का उल्लेख किया है। पुरातात्विक साक्ष्य इस वर्ग के साक्ष्यों में सर्वप्रथम अशोक के विभिन्न अभिलेखों को ले सकते हैं, जो अशोक के जीवन, उसके आदर्श, प्रशासन, धर्म प्रचार व तत्कालीन सामाजिक अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। इन अभिलेखों में अतिरंजित तथ्य न होकर अशोक के शासनकाल के प्रामाणिक तथ्य मिलते हैं।
अशोक के ये अभिलेख ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों में मिलते हैं और इस प्रकार के अभिलेख लगभग समस्त सिवाय सुदूर दक्षिण के भारत में मिले हैं। जूनागढ़ में शक शासन, रुद्रदामन और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के अभिलेख भी अशोककालीन घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। अशोक का प्रारंभिक जीवन। निसंदेह अशोक के शासनकाल की घटनाओं का पता लगाने में भारतीय विद्वानों ने पर्याप्त रुचि दिखाई है और उसके शासन के स्रोत रूप में हमें कई ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन सब में अमूल्य उसके स्वयं के शिलालेख व स्तंभ अभिलेख हैं, परंतु वे उसके प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश नहीं डालते। इन्हीं कारणों से अशोक के बचपन कि अशोक ने अपने प्रारंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर तथा दुष्ट एवं उद्दंड प्रवृत्ति का था, इसलिए वह चंड अशोक कहा जाता था। एक बार अंतपुर में रानियों ने उसकी कुरूपता की हंसी उड़ाई तो उसने सबको जिंदा जलवा दिया। इसी प्रकार एक बार एक स्त्री ने अशोक वृक्ष से पत्ता तोड़कर उसे अपने पांव से रौंद डाला तो अशोक ने क्रुद्ध होकर 500 स्त्रियों को निर्दयता से मरवा दिया। इसी प्रकार कहा जाता है कि अपनी आज्ञा की अवज्ञा करने पर उसने कई पदाधिकारियों को मौत के घाट उतरवा दिया था। उसके द्वारा निर्मित जेल खाना नरक का चित्र प्रस्तुत करने वाला था। वह तनिक से अपराध में कठोर यातनाएं देता था। चीनी यात्री युआन च्वांग ने उसे स्तंभ का उल्लेख किया है जो कि नरक के स्थान पर खड़ा किया गया था, परंतु डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी इन क्रूरता की घटनाओं को सही नहीं मानते। अशोक के 5वें शिलाभिलेख से पता चलता है कि अशोक के पिता बिंदुसार के कई पत्नियां थी और अशोक के कई भाई बहन थे। महावंश में सबसे बड़े पुत्र का नाम सुमन बताया है, जबकि दिव्यावतान में सुसन को सबसे बड़ा बताया है। इसी प्रकार अशोक के नाम के संदर्भ में अनेक धारणाएं हैं। इसके अधिकांश अभिलेखों में देवानाम पियदस्सी राजा शब्द का प्रयोग हुआ है और मास्की लघुशिला अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से देवानाम पियस अशोकस मिला है। दीपवंश और सुमंगल विलासिनी में उसका प्रारंभिक नाम प्रियदर्शन मिला है, जबकि दिव्यावतान में प्राथमिक नाम अशोक दिया गया है। इस पर डॉक्टर B.M. बरुआ ने सुझाव दिया है कि उसका प्रारंभिक नाम प्रियदर्शन था और अभिषेक के उपरांत उसने अशोक की उपाधि धारण कर ली थी, परंतु अधिकांश इतिहासकारों की धारणा है कि उसका प्राथमिक नाम अशोक था और प्रियदर्शी की उपाधि उसने बाद में धारण की थी। दूसरी धारणा ही अधिकतर मानी जाती है। सुसीम अपने सौतेले भाई अशोक से नाराज रहता था और दिव्यावतान एवं डेविस ने अशोक को एक ब्राह्मणी का पुत्र बताया जो कि चंपा की रहने वाली थी। अशोकवदान में अशोक की माता का नाम धम्मा बताया। कुछ विद्वानों ने अशोक की माता को यूनानी बताया, परंतु अधिकतर विद्वानों की धारणा यही है कि अशोक की माता एक ब्राह्मणी थी और उसी को सुभद्रांगी, जनपद कल्याणी, दर्शनीय आदि के नामों से संबोधित किया गया है। इसी के गर्भ से अशोक तथा विगत शोक नाम के आदि के 2 पुत्र हुए और माता अति सुंदर थी, परंतु अशोक कुरूप था। इस कारण भी बिंदुसार अशोक से नाराज रहता था, परंतु शिक्षा सब राजकुमारों की एक साथ ही हुई। विद्या अर्जन में अशोक प्रतिभा संपन्न राजकुमार सिद्ध हुआ। कहा जाता है कि जब वह अवंती का राज्यपाल का पद संभालने जा रहा था तो उसे विदिशा में ठहरना पड़ा और वहीं के एक व्यापारी की पुत्री देवी के साथ उसने विवाह कर लिया। इसके अलावा भी उसके कई पत्नियां थी, उदाहरणार्थ असंधमित्रा, तिक्षरक्षिता, पद्मावती और कारुवाकी। असंधमित्रा की मृत्यु हो जाने पर तिक्षरक्षिता उसकी पटरानी बनी थी। E.L. बालशाम का कहना है कि कारुवाकी ही तिक्षरक्षिता थी जिससे तिवर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। कुणाल का जन्म पद्मावती से हुआ था। हालांकि पद्मावती पटरानी नहीं थी, परंतु अशोक का उत्तराधिकारी कुधर्म विवर्धन ही बना था। राजतरंगी में उसके पुत्र का नाम जौलक बताया है। सिंगल बौद्ध परंपरा में महेंद्र चित्रा को उसका पुत्र और पुत्री कहा गया है। कहते हैं कि दोनों विदिशा के धनी पुरुष की लड़की से पैदा हुए थे। अपने 5वें अभिलेख में अशोक ने अपने भाई बहन का भी उल्लेख किया है। प्रांतीय गवर्नर के रूप में
सम्राट बनने से पूर्व अशोक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर चुका था और मौर्य शासन की परंपरा के अनुसार राजकुमारों को प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। फलतः सुसीम उत्तरापद का राज्यपाल नियुक्त हुआ और अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह हो गया और सुसीम उसे दबा नहीं सका। इस पर वहां अशोक को भेजा गया और वहां वह विद्रोह को शांत करने में सफल रहा। अतः स्पष्ट है कि अपनी दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, वीरता और प्रशासकीय योग्यता का परिचय वह अपने पिता बिंदुसार को राजा बनने से पूर्व ही दे चुका था। अब बच्चों, अब आता है उत्तराधिकार का संघर्ष। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।